हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया रहेंगे और आप लोग की पढ़ाई एग्जाम्स के लिए बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, अभी तक हमने कस्टम्स की जितनी भी क्लासेस करी वो हमने यूट्यूब पे लाइव ली। अभी से एक दो क्लासेस लगेंगी, वो मैं आप लोग को रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर दूंगा। और जितना मैंने आपको कंटेंट कवर करवाया है कस्टम्स में, आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर सकते हैं। रिमेनिंग पोर्शन आप चाहें तो छोड़ दें, क्योंकि मैंने आपको बताया 4 से 5 नंबर का इसका वेटेज है। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वही इंस्टीट्यूट पूछेगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। राइट। तो 4 से 5 नंबर के लिए हमें बहुत से ज्यादा टाइम इसके ऊपर खर्च नहीं करना है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अपन टाइम खर्च कर सकते हैं। राइट। तो आपकी आज की क्लास और एक क्लास में और लगाऊंगा, 2 क्लासेस के अंदर मैं आपका एक कस्टम्स पूरा ओवर कर दूंगा। अगेन बोल रहा हूँ, जितना मैंने कराया है उतना आप अच्छे से कर लीजिए, मॉड्यूल को बेस बनाइए। और मैंने जो क्लास में आप लोग को नोट्स बनवाए हैं उन्हें अगर आपने कॉपी कर लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी कॉपी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल को बेस बना के काम करेंगे, आपका हो जाएगा। राइट। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग की। ये आपका पेज नंबर 761 में दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट का। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा ये समझिएगा। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा ये समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, और एक वेसल आ रहा है शक्ति नाम का। एक वेसल आ रहा है शक्ति नाम का यूएसए से। ठीक है ना। ये वेसल कहां से आ रहा है बेटा? सर, ये वेसल आ रहा है यूएसए से। ये एक शक्ति नाम का वेसल है, और ये वेसल यूएसए से आ रहा है, और इसके अंदर लेट्स से 10,000 केजी ऑफ गुड्स पड़े हुए हैं। 10,000 केजी ऑफ गुड्स पड़े हुए हैं। इस 10,000 के लिए जब आईजीएम फाइल किया गया तो बताया गया कि इसमें से 6,000 केजी हमारा जो गुड्स है वो इंडिया के लिए है, और इसमें से 4,000 केजी जो गुड्स है वो श्रीलंका के लिए है। दैट मीन्स हम 4,000 श्रीलंका लेकर चले जाएंगे। तो अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये वेसल से अगर इंडियन पोर्ट पे, ये वेसल से अगर इंडियन पोर्ट पे 6,000 केजी अनलोड किया जाता है, 6,000 केजी अनलोड किया जाता है, और यही वेसल आगे 4,000 केजी, यही वेसल आगे अगर 4,000 केजी लेकर, यही वेसल अगर आगे 4,000 केजी लेकर श्रीलंका चला जाता है, ये वेसल का नाम वही है शक्ति। ये शक्ति वेसल 4,000 केजी लेकर श्रीलंका चला गया है। मतलब ये वेसल इंडिया आया, इंडियन पोर्ट पे इसने 6,000 केजी माल अनलोड किया, और बाकी माल उसी वेसल में रहा, बाकी माल उसी वेसल में रहा, और वो दूसरे पोर्ट या फिर फॉरेन पोर्ट पे चला गया। ये दूसरे पोर्ट या फिर फॉरेन पोर्ट पे चला गया। ऐसा हो सकता है कि 4,000 केजी चेन्नई पोर्ट पे जाए, ऐसा हो सकता है कि 4,000 केजी श्रीलंकन पोर्ट पे जाए। अगर आपका सेम वेसल से थोड़ा सा माल दूसरे पोर्ट की तरफ जा रहा होता है तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिट। इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिट। ट्रांजिट में वेसल चेंज नहीं होता। जितना गुड्स इंडिया को बिलोंग करता है वो इंडिया में अनलोड हुआ, और बाकी हम लेकर श्रीलंका की तरफ रवाना हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांजिट। और अगर ऐसा होता कि इंडिया में ये शक्ति नाम का वेसल आया है 10,000 केजी लेके, 10,000 केजी लेके, और ये बोला गया है कि आईजीएम के अंदर कि 6,000 केजी इंडिया के लिए है और 4,000 केजी श्रीलंका के लिए है। लेकिन हम पूरा का पूरा 10,000 केजी इंडियन पोर्ट पे अनलोड करते हैं। पूरा का पूरा 10,000 केजी इंडियन पोर्ट पे अनलोड करते हैं, और फिर इस 10,000 में से 4,000 केजी, इस 10,000 में से 4,000 केजी हम एक नए वेसल के अंदर लोड करते हैं। इसमें से 4,000 केजी हम नए वेसल में लोड करते हैं, और उसका नाम दे देते हैं बेटा, उसका नाम दे देते हैं अपार शक्ति। इस वेसल का नाम है अपार शक्ति। राइट। शक्ति नाम के वेसल से हमने 10,000 केजी इंडियन पोर्ट पे अनलोड किया। अब क्योंकि इंडिया के लिए केवल 6,000 केजी था,
तो 6000 केजी इंडिया में रखा जाएगा और 4000 केजी एक नए वेसल के अंदर लोड कर दिया गया और उसे श्रीलंका भेज दिया गया राइट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ट्रांसशिपमेंट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में बस एक छोटा सा फर्क है। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में बस एक छोटा सा फर्क है। ट्रांजिट के अंदर सेम वेसल से माल को दूसरे पोर्ट पे भेजा जाता है। जो माल इंडिया को बिलोंग नहीं करता उसे हम इंडिया में अनलोड नहीं करते। सेम वेसल से हम रिमेनिंग माल दूसरे पोर्ट पर लेके जाते हैं। ट्रांसशिपमेंट में भी इंडिया में 6000 केजी ही क्लियर होगा, लेकिन अनलोडिंग पूरे 10,000 केजी की होती है। और जो माल बिलोंग नहीं करता है इंडिया को, उसे हम दूसरे वेसल के अंदर, देयर इज अ चेंज इन वेसल, ट्रांसशिपमेंट के अंदर देयर इज अ चेंज इन वेसल, और इसके थ्रू माल दूसरे पोर्ट पर भिजवा दिया जाता है। तो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट। अब जरा सोच के बताओ, ये जो 4000 केजी इंडिया के लिए नहीं है, ये जो 4000 केजी इंडिया के लिए नहीं है, श्रीलंका के लिए आया है, क्या इसके ऊपर इंडिया में ड्यूटी लगनी चाहिए? क्या इसके ऊपर इंडिया में ड्यूटी इंपोज होना चाहिए? वो गुड्स जो इंडिया को बिलोंग नहीं करते और वो इंडिया में आए हैं ट्रांजिट पर्पस के लिए या फिर ट्रांसशिपमेंट पर्पस के लिए, क्या उनके ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए? द आंसर इज नो। इनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन सरकार इनके ऊपर कुछ कंट्रोल लगाती है। आइए एक बार रीड करते हैं। अ कन्वेंस और वेसल मे रीच अ पोर्ट बट मे नॉट अनलोड द गुड्स एट द पोर्ट। वेसल पोर्ट तक आएगा लेकिन पोर्ट पर माल अनलोड नहीं करेगा। इट मे हॉल्ट एट द पोर्ट फॉर एनी अदर पर्पस सच एज रिपेयर, रिप्लेसमेंट, रिफ्यूलिंग। Once the purpose is over, it may start sailing the destination port. In case two ports are involved, in this case two ports are involved. One, the halting port known as transit port, and one, the destination port known as port of clearance. Such phenomenon of temporary stay at a port other than a destination port is called transit. तो जब आप एक पोर्ट पे टेम्पररी खड़े होते हो, वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन कोई और पोर्ट है, तो उस हॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिट। यानी कि ये जो 4000 केजी लेकर हम इंडियन पोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन हमने 4000 केजी इंडियन पोर्ट पे अनलोड नहीं करे। क्यों? क्योंकि इन 4000 केजी की डेस्टिनेशन श्रीलंका थी। ये सिर्फ इंडिया में आया है, इंडिया में हॉल्ट हुआ है, क्योंकि इंडिया में 6000 केजी की अनलोडिंग होनी थी, बाकी 4000 केजी श्रीलंका जाएगा सेम वेसल पे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिट। इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिट, राइट। आगे वो आपसे क्या कहता है? इन ट्रांजिट द गुड्स रिमेन इन द सेम वेसल एंड कंसिक्वेंटली रीच द पोर्ट ऑफ क्लियरेंस। 4000 केजी श्रीलंका के लिए थे, वो वेसल में ही रहे, उन 4000 केजी को हमने पोर्ट पे अनलोड नहीं करा। In transshipment, however, the vessel after reaching an intermediate port transfer the goods to another vessel. तो ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है कि इसे हम दूसरे वेसल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, एंड द सेकंड वेसल into which the goods are transferred from the first vessel carries the goods to the destination port. तो ट्रांसशिपमेंट में क्या हुआ? माल शक्ति से आया, माल शक्ति से इंडिया पे पहुंचा, लेकिन श्रीलंका तक कहां से पहुंचाया गया? अपार शक्ति से। श्रीलंका किसके थ्रू पहुंचाया गया? श्रीलंका पहुंचाया गया अपार शक्ति से। तो शक्ति से अपार शक्ति पे, शक्ति से अपार शक्ति पे 4000 केजी को लोड किया गया, क्योंकि वो 4000 केजी इंडिया के लिए नहीं आए थे, वो श्रीलंका के लिए आए थे। तो जब एक वेसल से दूसरे वेसल पे लोडिंग होगी, तो इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट के ऊपर सेक्शन 53 लगता है, ट्रांजिट ऑफ गुड्स विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इस पे कोई भी ड्यूटी नहीं भरी जाती है। Section 53, accordingly, any goods imported in a conveyance and mentioned in the import manifest or the import report, as the case may be, for the transit in the conveyance to any place outside India or any custom station may be allowed so transited without the payment of duty, subject to such condition as may be prescribed. अब कंडीशन बताई नहीं गई है, वैसे कंडीशन बस सिंपल सी रहती है, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाता है। बॉन्ड एक एग्जीक्यूट करवाया जाता है कि आप इन गुड्स को श्रीलंका लेकर जाओगे, और जब श्रीलंका पहुंच जाएंगे तो वहां पर इंपोर्ट की रिसीट आप हमको दोगे, तो हम ये बॉन्ड आपका क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे।
बहरहाल एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि अदर फॉर्मेलिटी क्या है, बस आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देना पड़ेगा। तो ट्रांजिट में वो 4000 केजी इंडिया के लिए नहीं आए थे, उन 4000 केजी पे इंडिया पे कोई ड्यूटी कलेक्ट नहीं करी जाएगी। जब वो 4000 केजी इंडिया एंटर करेंगे तो सरकार केवल आपसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेगी। ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, सेक्शन 54। In case any goods imported into a custom station are intended for transshipment, a bill of transshipment shall be presented to the PO in the prescribed form. गुड्स को पोर्ट पे अनलोड किया गया है, गुड्स को पोर्ट पे अनलोड किया गया है, पूरा का पूरा 10,000 केजी आपने पूरा का पूरा 10,000 केजी आपने पोर्ट पर अनलोड किया है। अब आपको अगर इन्हें नए वेसल पे अपलोड करना है, अगर आपको इन्हें नए वेसल पे लोड करना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको भरना पड़ेगा बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। क्या भरना पड़ेगा? बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट कि आप इन गुड्स को श्रीलंका ले जाने के लिए एक नए वेसल पे लोड करवाना चाहते हो, राइट? आगे क्या बोलता है वो आपसे? However, where the goods are being transshipped under the international treaty or bilateral agreement between the government of India and the government of foreign country, a declaration of transshipment instead of bill of transshipment shall be presented to the PO in the prescribed form. कह रहा है कि सर जो गुड्स ट्रांसशिपमेंट के लिए आए हैं वो ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जिसके साथ हमारी कंट्री का ट्रीटी है, हमारी कंट्री का MOU साइंड है। तो उस केस में आपको बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट की जगह डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट फाइल करनी है। लेट्स से श्रीलंका के साथ इंडिया का MOU है, श्रीलंका के साथ इंडिया का ट्रीटी है, तो इस केस में हमें इन 4000 केजी के लिए बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट नहीं, हमें इनके लिए क्या देनी पड़ेगी? डिक्लेरेशन। बात समझा? तो अगर ट्रांसशिपमेंट के लिए गुड्स आते हैं तो नॉर्मली आपको बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट देनी पड़ती है, तभी आप गुड्स को नए वेसल पे लोड कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कंट्री के लिए आपने गुड्स ट्रांसशिप करने हैं जिस कंट्री के साथ इंडिया का ट्रीटी साइन है, तो उस केस में बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट नहीं दिया जाएगा। उस केस में क्या दिया जाएगा बेटा? उस केस में डिक्लेरेशन दी जाएगी, राइट? आगे क्या बोलता है वो आपसे? Where any goods imported into a custom station as mentioned in import manifest, import report as the case may be for transshipment to any place outside India, such goods may be allowed to be transshipped without the payment of duty. Again, ड्यूटी आपसे नहीं ली जाएगी ट्रांसशिपमेंट में, लेकिन आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, ठीक है? डिफरेंस क्या हुआ? गुड्स रिमेन इन द सेम वेसल, इसमें गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है डिफरेंट वेसल पे। ओनली इंपोर्ट मैनिफेस्ट हैज टू बी सबमिटेड, मतलब ये जब IGM डालोगे तो ये IGM में बताओगे कि ये 4000 केजी श्रीलंका के लिए है और ये ट्रांजिट में है। ट्रांजिट में है मतलब कि हम इसे शक्ति से उतारेंगे नहीं, और यहां पर अपन बताएंगे कि ये 4000 केजी ट्रांसशिपमेंट के हैं, ये 4000 केजी ट्रांसशिपमेंट के हैं। तो जब ये 4000 केजी ट्रांजिट के लिए इंडिया में आते हैं तो सिर्फ इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल होता है, आपको कोई भी बिल ऑफ ट्रांजिट या ट्रांजिट की डिक्लेरेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रांसशिपमेंट के लिए आते हैं तो इस केस में आपको IGM तो फाइल करना ही है, IGM के साथ आपको बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट फाइल करना पड़ेगा या फिर डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट फाइल करके चलना पड़ेगा। आगे क्या बोलता है? बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट या फिर डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। नो सुपरविजन इज रिक्वायर्ड एट द इंटरमीडिएट पोर्ट, क्योंकि गुड्स जो है वो पोर्ट पर उतरे ही नहीं, गुड्स वेसल पे ही पड़े हैं, तो कोई सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ट्रांसशिपमेंट में पूरे 10,000 केजी हमने पोर्ट पे उतार दिए थे, 6,000 केजी तो इंडिया के लिए थे, 4,000 केजी इंडिया के लिए नहीं थे। तो उन 4,000 केजी का सुपरविजन करना पड़ेगा, एक बंदा बिठाना पड़ेगा जो उन 4,000 केजी का ध्यान रखे, कहीं उनकी इन लीगल क्लियरेंस ना हो जाए इंडिया में, उन 4000 केजी की इलीगल क्लियरेंस ना हो जाए इंडिया में। इसके लिए कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है। सेम वेसल रीचेस द डेस्टिनेशन पोर्ट, ऑब्वियस है कि हमने जब वेसल बदला ही नहीं तो शक्ति से ही श्रीलंका पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर हमने वेसल बदला तो हम अपार शक्ति से श्रीलंका पहुंचेंगे, राइट? समझ में आ गया? ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट क्लियर हो गया। ट्रांजिट के अंदर वेसल चेंज नहीं होता है, माल वेसल पे ही रहता है और वहीं से श्रीलंका चला जाता है। ट्रांसशिपमेंट में माल पहले इंडिया में अनलोड होता है, फिर अपार शक्ति में लोड होता है और फिर श्रीलंका में जाता है।
ट्रांजिट के लिए आता है तो केवल आईजीएम फाइल करनी होती है, ट्रांसशिपमेंट के लिए आता है तो आईजीएम और बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट दोनों आपको फाइल करनी पड़ती है। ट्रांजिट के लिए आपको कोई भी कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 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 ट्रांसशिपमेंट के लिए आपको सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है, राइट जी सर। चलिए बेटा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वेयर हाउसिंग की। बात करते हैं वेयर हाउसिंग की। कई बार क्या होता है बेटा, हम गुड्स मंगा लेते हैं, हम गुड्स मंगा लेते हैं यूएसए से गुड्स इंडियन पोर्ट में आ चुके हैं, यूएसए से गुड्स इंडियन पोर्ट पे आ चुके हैं, ठीक है, यूएसए से गुड्स इंडियन पोर्ट पे आ चुके हैं, लेकिन हमें अभी ये गुड्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हमें इन गुड्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडियन पोर्ट से इन गुड्स को वेयर हाउस पे भिजवा सकते हैं, इन गुड्स को हम वेयर हाउस पे भिजवा सकते हैं। जो गुड्स आप वेयर हाउस पे भिजवाते हो, इसके लिए आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है बेटा, कौन से कलर की, येलो कलर की। इसको आप फॉर्म नंबर 2 के नाम से भी जानते हो। आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है येलो कलर की, जिसको आप फॉर्म नंबर 2 के नाम से भी जानते हो। साथ में आपको क्या करना पड़ता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करके गुड्स को वेयर हाउस पे भिजवा देते हो, और जब आपको इसे क्लियर करना होता है होम कंजम्पशन के लिए, तो आप वेयर हाउस पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करवाते हो ग्रीन कलर की, फॉर्म नंबर 3 की, और यहां पर आप ड्यूटी पे करते हो और आप अपना बॉन्ड कैंसिल करवाते हो और इसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा देते हो, राइट। तो जो गुड्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं वो गुड्स भी कस्टम डिपार्टमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल कस्टम का ही रहता है। भले गुड्स पोर्ट पर नहीं पड़े हुए हैं, भले गुड्स कस्टम पोर्ट पर नहीं पड़े हुए हैं, भले गुड्स वेयर हाउस पर भेजे गए हैं, ये वेयर हाउस गुड्स भी क्या रहते हैं, वेयर हाउस गुड्स भी कस्टम के कंट्रोल में रहते हैं। समझिएगा बात को, जब हम गुड्स को लेकर आते हैं इंडिया में, इंडियन पोर्ट पे गुड्स पहुंचते हैं, हमें 1 दिन के अंदर बिल ऑफ एंट्री फाइल करके गुड्स को पोर्ट से क्लियर करवाना होता है। क्लियर आप डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए करवा सकते हो, या फिर अगर आपको गुड्स की अभी जरूरत नहीं है तो आप इन्हें वेयर हाउस पर लेके जा सकते हो। ये जो भी वेयर हाउस हैं, ये सब वेयर हाउस को लाइसेंस मिलता है कस्टम ऑफिसर से, कस्टम डिपार्टमेंट से। इन सभी वेयर हाउसेस को लाइसेंस मिलता है कस्टम डिपार्टमेंट से, यानी कि ये सारे वेयर हाउसेस अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कस्टम्स होते हैं। ये कोई भी प्राइवेट वेयर हाउस नहीं है जहां पर आप इनको ले जाओगे, राइट। ये सब के सब अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कस्टम्स आते हैं। तो जो गुड्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं वो भी कस्टम के कंट्रोल में ही है। पोर्ट से गुड्स को क्लियर करवाने के लिए आपको बिल ऑफ एंट्री येलो कलर की फाइल करनी पड़ती है, फॉर्म नंबर 2, बॉन्ड एग्जीक्यूट करके। फिर आप वेयर हाउस से गुड्स को क्लियर करवाते हो होम कंजम्पशन के लिए, ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करके, फॉर्म नंबर 3, ड्यूटी पे करते हो, और बॉन्ड जो एग्जीक्यूट पहले करवाया होता है वो आप कैंसिल करवाते हो, राइट। अब हमें यह समझना है कि ये वेयर हाउस कौन से होते हैं, पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है, प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है, हम कितने समय तक गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हैं, ये सारी चीजें हमको पढ़ के चलनी है। तो आ जाओ भैया, वेयर हाउसिंग क्या है। इंपोर्टेड गुड्स नीड नॉट बी क्लियर्ड इमीडिएटली, नीड नॉट बी क्लियर्ड immediately for the home consumption on arrival. If importer wish or he may not require the goods immediately or sometime, and to avoid demurrage charges or intends to re-export of such imported goods or for any other reason, he may store such goods in the warehouse. यहां पर एक वर्ड आया डेमरेज चार्ज। डेमरेज चार्ज क्या होता है सर, अगर आपने गुड्स को पोर्ट से समय से क्लियर नहीं करवाया, अगर आपने गुड्स को पोर्ट से सही समय पे क्लियर नहीं करवाया, तो आपको वहां पर डिलेड क्लियरेंस के चार्ज देना पड़ता है। और वो डिलेड क्लियरेंस चार्ज क्या कहलाता है, डिलेड क्लियरेंस चार्ज कहलाता है डेमरेज चार्ज। कुल मिला के ये समझ लो, ये एक पेनल्टी है कि आपने टाइम से गुड्स को क्लियर नहीं किया। तो टाइम से गुड्स को क्लियर करने के लिए, या फिर आपने जो गुड्स मंगाए हैं वो आपने अपने लिए नहीं मंगाए हैं, आप उसे आगे री एक्सपोर्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैंने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट करे हैं, मैं इन गुड्स को आगे सिंगापुर एक्सपोर्ट करूंगा, मुझे इंडिया में इन गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वेयर हाउसिंग का रीजन क्या हो सकता है, अभी आपको गुड्स नहीं चाहिए। गुड्स क्यों नहीं चाहिए, कोई भी रीजन हो सकता है। तो डेमरेज चार्ज से बचने के लिए, री एक्सपोर्ट करना है उसके लिए, या फिर कोई भी ऐसा रीजन जो इंपोर्टर को ठीक लगता है,
उसके लिए वो क्या कर सकता है, गुड्स को वेयर हाउस में लेकर जा सकता है विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। गुड्स को वेयर हाउस में लेके जा सकता है विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। वेयर हाउस अलाउज द गुड्स टू बी स्टोर्ड एंड दस डिफरमेंट ऑफ द ड्यूटी। तुरंत ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है, ड्यूटी बाद में दी जाती है, क्योंकि जब आप गुड्स को वेयर हाउस में डालते हो तो सिर्फ आप क्या करते हो, बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हो, आप ड्यूटी पे नहीं करते हो। ड्यूटी आप कब पे करोगे, जब आप वेयर हाउस से गुड्स को क्लियर करोगे। तो वेयर हाउसिंग करने से आपकी जो ड्यूटी की पे करने की जो डेट है वो डिफर हो जाती है, वो आगे शिफ्ट हो जाती है। The goods are to be released from the warehouse subject to the clearance, post assessment and the payment of duty। तो वेयर हाउस से गुड्स तभी क्लियर होंगे जब उन गुड्स का असेसमेंट हो जाएगा, मतलब उनकी असेसेबल वैल्यू डिटरमिन हो जाएगी और उनके ऊपर आपने ड्यूटी जो है वो पे कर दी होगी। वेयर हाउस दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है पब्लिक वेयर हाउस जो कि सेक्शन 57 में लाइसेंस्ड है, एक हो सकता है प्राइवेट वेयर हाउस जो सेक्शन 58 में लाइसेंस्ड है, और एक तरीके का और वेयर हाउस हो सकता है स्पेशल वेयर हाउस जो कि 58A में लाइसेंस्ड है। तो मतलब तीन तरीके के वेयर हाउस हो गए, एक हो गया पब्लिक वेयर हाउस, एक हो गया पब्लिक वेयर हाउस, एक हो गया प्राइवेट वेयर हाउस और एक हो गया आपका स्पेशल वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस क्या होते हैं, दीज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल बॉडीज और एजेंसीज। तो वो वेयर हाउस जो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है वो पब्लिक वेयर हाउस है। ओनली ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी वेयर हाउस देयर इन। इनके अंदर हम कौन से गुड्स रख सकते हैं, केवल ड्यूटीएबल। ड्यूटीएबल कौन से होते हैं, जिनके ऊपर ड्यूटी पे करनी होती है। ऐसे गुड्स जिनके ऊपर ड्यूटी पे नहीं करनी है, ऐसे गुड्स जिनके ऊपर ड्यूटी पे नहीं करनी है, वो गुड्स पब्लिक वेयर हाउस में नहीं जा सकते। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर वुड बी रिक्वायर्ड। तो सर गुड्स को अगर वेयर हाउस में रखना है तो वेयर हाउस कीपर से पहले ये परमिशन लेनी पड़ेगी कि वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर करने की जगह है भी कि नहीं। तो जो वेयर हाउस कीपर है अगर वो आपको सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ भाई वेयर हाउस में स्पेस है, तभी आप गुड्स को पब्लिक वेयर हाउस पे लेकर जा सकते हो। A double duty bond would also be required to be furnished for the deposit of the goods। तो जितनी भी आपकी ड्यूटी है मल्टीप्लाइड बाय 2, उतने अमाउंट का आपको क्या देना पड़ेगा, उतने अमाउंट का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। तो ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है, ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है बेटा, ये बॉन्ड जो होता है वो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी होता है। ये जो बॉन्ड आप एग्जीक्यूट करते हो ये ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी होता है। बॉन्ड जो आप एग्जीक्यूट करते हो दिस इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। बात समझा? तो जो भी आपकी ड्यूटी है उसके 2 गुने का आप लोग क्या देके चलते हो, बॉन्ड देके चलते हो। ऑल्सो द पर्सन सीकिंग द वेयर हाउसिंग वुड नीड टू पे द रेंटल वेयर हाउसिंग चार्जेस टू द वेयर हाउस कीपर। अब ऐसा नहीं कि तुम वेयर हाउस में गुड्स को फ्री फोकट में रख सकते हो, तुम्हें वेयर हाउस का रेंटल और वेयर हाउसिंग के जो चार्जेस है वो भी तुम्हें पे करके चलने पड़ेंगे। तो अभी तक क्या समझ में आया कि अगर हमारे गुड्स पोर्ट पर पहुंच चुके हैं और हमें उन गुड्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर हमें उनको री एक्सपोर्ट करना है, तो हम चाहें तो उन गुड्स को वेयर हाउस पे लेकर जा सकते हैं। वेयर हाउस पे लेके जाने के लिए ड्यूटी की अमाउंट का 2 गुने का हमें बॉन्ड देना पड़ेगा, यानी कि 2 गुना लगान देना पड़ेगा। लगान नहीं है, 2 गुना बॉन्ड है। 2 गुना बॉन्ड आपको यहां पर देके चलना पड़ेगा। इसके बाद उसने कहा कि सर आपको अगर वेयर हाउस से गुड्स क्लियर करवाने हैं तो आपके पास क्लियरेंस ऑर्डर होना चाहिए, आपके गुड्स का असेसमेंट हो चुका होना चाहिए और आपने ड्यूटी पे कर दी होनी चाहिए, तभी आप वेयर हाउस से गुड्स को क्लियर करोगे। इसके बाद उसने आपसे क्या कहा कि 3 तरीके के वेयर हाउस होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट और एक होता है आपके पास स्पेशल वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस को गवर्नमेंट मैनेज करती है। पब्लिक वेयर हाउस में केवल उन्हीं गुड्स को रखा जाता है जिनके ऊपर हमें ड्यूटी पे करनी है। इसके बाद पब्लिक वेयर हाउस के अंदर गुड्स तभी जाएंगे जब आप वेयर हाउस कीपर से स्पेस सर्टिफिकेट ले आएंगे। इसके बाद आपको वेयर हाउस पे गुड्स रखने के लिए वेयर हाउस के जो चार्जेस हैं वो भी पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस। इसको ओन और मैनेज करती है प्राइवेट एंटिटी। दे आर नॉट जनरली अलाउड वेयर द पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस आर अवेलेबल। अगर किसी एरिया में पब्लिक वेयर हाउस है तो वहां पे प्राइवेट वेयर हाउस खोलने की परमिशन नहीं मिलेगी। ओनली ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी वेयर हाउस देयर इन। आप प्राइवेट वेयर हाउस के अंदर भी केवल ड्यूटीएबल गुड्स को ही वेयर हाउस कर सकते हो। यहां पर भी आपको स्पेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, डबल बॉन्ड ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के फर्क बस कितना आया, कुल मिला के फर्क बस इतना आया कि पब्लिक वेयर हाउस के अंदर आप
जो है वो मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट का होता है, और प्राइवेट वेयर हाउस के अंदर जो मैनेजमेंट है वो किसका होता है, प्राइवेट पर्संस का होता है। प्राइवेट वेयर हाउस बेसिकली दिए जाते हैं वहां पर जहां पर पब्लिक वेयर हाउस नहीं होते, या फिर गुड्स को स्टोर करने की फैसिलिटी पब्लिक वेयर हाउस में नहीं होती, तो प्राइवेट वेयर हाउसेस को लाइसेंस दिए जाते हैं। इनको लाइसेंस मिलता है फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट, इनको लाइसेंस दिया जाता है फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब गुड्स को तुम वेयर हाउस में कितने पीरियड के लिए रख सकते हो, तुम गुड्स को वेयर हाउस में कितने पीरियड के लिए रख सकते हो, तो यहां पर तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है। पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग उन्होंने गलत बताया हुआ है, पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग उन्होंने गलत बताया हुआ है, इसको तुम लोग अलग से नोट कर लो। अगर आप 100% EOU हो, 100% EOU हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग हो, या फिर आप STP हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, आप HTP हो, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, तो अगर आप 100% EOU हो, STP हो, HTP हो, तो आप अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए गुड्स को वेयर हाउस कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हो। अगर आप अदर इंपोर्टर हो, अगर आप अदर इंपोर्टर हो, तो आप गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हो केवल 1 साल के लिए, आप गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हो 1 साल के लिए। तो अगर आप 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग हो, मतलब आप जो भी गुड्स लाए हो इसे आप 100% एक्सपोर्ट कर दोगे, या फिर आप STP हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, या फिर आप HTP हो, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, तो उस केस में आप अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हो। अगर आप इनके अलावा और कोई इंपोर्टर हो, अगर आप इनके अलावा और कोई इंपोर्टर हो, तो आप गुड्स को केवल और केवल 1 साल के लिए ही वेयर हाउस में रख सकते हो, राइट। जितना मैंने कराया है इतना ही करिएगा, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा, बेफिक्र रहिए। अब अगला चीज आता है बैगेज रूल्स, अगली चीज आती है आपके पास बैगेज रूल्स। चलिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट आता है आपके पास बैगेज रूल। बैगेज रूल आपसे क्या कहता है, सर अगर आप लेट से घूमने फिरने गए इंडिया के बाहर, लेट से आप USA में घूमने गए, आप USA से अगर इंडिया आते हो तो ऑब्वियस है आप कुछ शॉपिंग करके आओगे, कुछ अपने लिए सामान लेकर आओगे, कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए, कुछ रिलेटिव्स के लिए, इनके लिए आप कुछ ना कुछ सामान लेकर आओगे, गिफ्ट्स लेकर आओगे। तो जब आप दूसरी कंट्री से होम कंट्री पे आते हो और अपने बैग के साथ इंपोर्ट करते हो, आप इंपोर्ट करते हो अपने बैगेज के थ्रू, आप इंपोर्ट करते हो अलोंग विद बैगेज। बैगेज का मतलब आपका जो सामान है, आपका जो सूटकेस है। लेट्स से आप USA से इंडिया आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप इंपोर्टेड चॉकलेट्स लेकर आ रहे हो, ठीक है। आप क्या लेकर आ रहे हो, इंपोर्टेड चॉकलेट्स लेकर आ रहे हो। USA में आईफोन सस्ता है, तो आप साथ में आईफोन भी ले आ रहे हो। आपको लैपटॉप की जरूरत थी, तो आप एप्पल का मैकबुक भी ले आ रहे हो, राइट। आपको ब्रांडेड कपड़े बड़े पसंद हैं, तो आप नाइकी के क्लोथ्स भी ले आ रहे हो वहां से, ब्रांडेड बढ़िया बढ़िया आइटम। तो ये सारा सामान आप इंडिया लेकर आ रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का इंपोर्ट है, ये भी एक तरीके का क्या है, इंपोर्ट है। और इन सब के ऊपर एक सिंगल रेट एप्लीकेबल किया जाता है। तो अगर आपने बैगेज के थ्रू इंपोर्ट किया है, तो सारी की सारी इंपोर्ट सिंगल रेट से एप्लीकेबल होती है। सर जब कभी भी आप दूसरी कंट्री से अपने बैगेज के साथ गुड्स को इंपोर्ट करते हो, तो इसमें से सर्टेन अमाउंट तक का जो इंपोर्ट है वो आपका ड्यूटी फ्री रहता है। ड्यूटी फ्री मतलब उस पे आपको ड्यूटी नहीं देनी होती है, और रिमेनिंग पे आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जब कभी भी आप इंडिया आते हो, तो अराइवल का एक गेट होता है। अगर आप लोग कभी इंडिया के बाहर गए हैं,
तो 2 गेट्स रहते हैं। जब आप इंडिया से बाहर जा रहे होते हो तो आप डिपार्चर वाले गेट से एग्जिट लेते हो, और जब आप इंडिया आते हो तो अराइवल वाले गेट से एंट्री लेते हो। तो जब आप इंडिया अराइव करते हो और अराइवल गेट से एंट्री लेते हो तो वहां पे कस्टम ऑफिसर्स रहते हैं, वहां पे कस्टम ऑफिसर्स रहते हैं। तो अराइवल के वक्त आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है सरकार को, आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है सरकार को कि आप यूएसए से क्या क्या लेकर आए हो, उसमें कितना ड्यूटी फ्री है और कितने पे ड्यूटी पे करना है, राइट। अब जनरली क्या होता है, लोग ये डिक्लेरेशन देते हैं और जनरली कोई ड्यूटी नहीं देता। लेकिन अगर किसी भी बंदे के ऊपर कस्टम ऑफिसर को डाउट होता है कि यार ये सही डिक्लेरेशन नहीं दे रहा, हमें लग रहा है कि ये बहुत सारा माल इंपोर्ट करके लाया है यूएसए से, तो कस्टम ऑफिसर उनको रोक सकते हैं, उनके बैग को चेक कर सकते हैं, और लगता है कि अगर इसने सही डिक्लेरेशन नहीं दी है तो उससे ड्यूटी तो कलेक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ जो अदर आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको क्या करने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, राइट। तो कुछ एक्सटेंट तक ड्यूटी फ्री रहता है, कुछ एक्सटेंट तक ड्यूटी फ्री रहता है, और अगर उस एक्सटेंट के ऊपर लाओगे तो आपको ड्यूटी पे करके चलना पड़ेगा। आइए रीड करते हैं तो आपको बात समझ में आएगी। गुड्स इंपोर्टेड बाय अ पैसेंजर और अ मेंबर ऑफ क्रू in his baggage are classified under one tariff heading and levied to a single rate of duty. Section 77 provides that owner of any baggage shall, for the purpose of clearing it, makes a declaration of content to the PO. डिक्लेरेशन ऑफ कंटेंट मतलब तुम्हारे बैग में क्या क्या है, कौन सा सामान तुम इंडिया से लेकर गए थे, कौन सा सामान तुम यूएसए से इंडिया लेकर आ रहे हो, उसका डिक्लेरेशन तुमको देना पड़ेगा। बैगेज इंक्लूड्स अनएकम्पनीड बैगेज। अनएकम्पनीड बैगेज मतलब आप आ गए और आपका बैग बाद में आया, या फिर आपका बैग पहले आ गया और आप बाद में आए। तो जो अनएकम्पनीड बैगेज है, जो आपके साथ नहीं आया, उसे भी बैगेज में का ही पार्ट मान के चलते हैं। लेकिन मोटर कार को, अल्कोहलिक ड्रिंक को एंड गुड्स इंपोर्टेड थ्रू कुरियर को बैगेज का पार्ट नहीं मानते। तो अगर आप अपने साथ मोटर कार इंपोर्ट करके ला रहे हो, भाई आप वेसल से आए और आपने वेसल पे इंपोर्टेड कार डलवा दी, तो इंपोर्टेड कार बैगेज का पार्ट नहीं बनेगा। अल्कोहलिक लिकर एक सर्टेन लिमिट के बाद आपका बैगेज का पार्ट नहीं बनेगा। गुड्स इंपोर्टेड थ्रू कुरियर एजेंसी, वो आपका बैगेज का पार्ट नहीं बनेगा। बैगेज रूल 2016 प्रोवाइड फॉर ड्यूटी फ्री क्लियरेंस। ड्यूटी फ्री मतलब कुछ एक्सटेंट तक ड्यूटी नहीं लगती है, अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ आर्टिकल्स सच एज यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, travel souvenirs and other articles when carried on the person or in the accompanying baggage of the passenger arriving in India। तो अगर आप अपने साथ पर्सनल इफेक्ट की चीजें, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट की चीजें, लेट से आपने आईफोन खरीदा और आईफोन आपने अनपैक कर दिया, उस पे सिम डलवा दिया, यूज करना शुरू कर दिया, तो वो यूज्ड आईफोन की कैटेगरी में चला जाएगा। आपने नाइकी के कपड़े लिए वहां पर यूएसए में और आपने वो कपड़ों को पहन लिया वहां पर, तो ये यूज्ड हो जाएंगे। अगर आप यूज्ड चीजें यूएसए से लेकर आ रहे हो तो उसके ऊपर ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती है। अनयूज्ड के ऊपर ड्यूटी एप्लीकेबल होती है, और अनयूज्ड में भी कुछ हिस्सा ड्यूटी फ्री रहता है। अनयूज्ड में भी कुछ हिस्सा ड्यूटी फ्री रहता है। पर्सनल इफेक्ट मीन्स थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग द डेली नेसेसिटीज बट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। तो पर्सनल इफेक्ट के अंदर जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, जो डेली नेसेसिटीज है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो पर्सनल इफेक्ट की चीजें होती हैं, लेकिन ज्वेलरी को हम पर्सनल इफेक्ट मानकर नहीं चलते हैं। जनरली ड्यूटी फ्री अलाउंस इंडियन रेसिडेंट को मिलता है या फिर उन फॉरेनर्स को मिलता है जो इंडिया में रिसाइड करते हैं। सरकार ने रूल बनाया हुआ है, रूल नंबर 3 कहता है कि कोई भी इंडियन रेसिडेंट या कोई भी फॉरेनर जो इंडिया में रहता है या फिर कोई भी टूरिस्ट जो इंडियन ओरिजिन का है, वो किसी भी कंट्री से आ रहा हो अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो वो 50,000 रुपए तक के गुड्स को अपने साथ ला सकता है। 50,000 रुपए तक हम ड्यूटी कलेक्ट नहीं करेंगे। इस 50,000 का मतलब अनयूज्ड वाली चीजों से है। यूज्ड वाली चीजें कितनी भी ले आओ कोई दिक्कत नहीं है। यूज्ड वाली चीजें कितनी भी ले आओ कोई दिक्कत नहीं है। तुमने यूएसए में 1 लाख रुपए की शर्ट्स खरीदी और वो सारी की सारी शर्ट्स तुमने यूएसए में पहन ली, तो वो यूज्ड हो गई। अनयूज्ड 50,000 तक ड्यूटी नहीं लगती, 50,000 के ऊपर होगा तो ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। रूल नंबर 3 किसके ऊपर लगता है कि कोई भी इंडियन रेसिडेंट, कोई भी फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया या फिर कोई भी टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर किसी भी कंट्री से आता है
अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार। नेपाल, भूटान, म्यांमार के अलावा आप कहीं से आते हो तो 50,000 रुपए तक का सामान आप इंडिया में ला सकते हो, जिसके ऊपर अपन ड्यूटी नहीं लगाएंगे। 50,000 के ऊपर लाओगे तो उस पर ड्यूटी लगेगी। प्रोविजन टू रूल 3 कहता है कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट, कोई भी फॉरेन ओरिजिन का बंदा अगर इंडिया आ रहा है अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो वो अपने साथ 15,000 रुपए तक के गुड्स को इंडिया में ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, अगर ये इंडिया आ रहे हैं तो इनको अपन क्या बोलेंगे? टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। ये अपने साथ 15,000 रुपए तक का अनयूज्ड आइटम लेकर आ सकते हैं। कोई भी इंडियन रेसिडेंट, कोई भी फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया और अ टूरिस्ट नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहा है तो रूल नंबर 4 कहता है 15,000 की लिमिट है। मान लीजिए कोई भी इंडियन टूरिस्ट है, कोई भी फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया है, या फिर कोई भी इंडियन ओरिजिन का बंदा है, अगर वो नेपाल, भूटान, म्यांमार से आता है तो 15,000 रुपए तक का सामान ला सकता है जिसपे ड्यूटी नहीं लगेगी। नेपाल, भूटान, म्यांमार के अलावा कहीं से आता है तो 50,000 रुपए तक का माल ला सकता है जिसपे ड्यूटी नहीं लगेगी। कोई भी टूरिस्ट है फॉरेन ओरिजिन का तो वो अपने साथ 15,000 रुपए तक का माल ला सकता है जिसपे ड्यूटी नहीं लगेगी। रूल नंबर 5 कहता है कोई भी पैसेंजर जो कि अब्रॉड में रहता था 1 साल से ज्यादा, कोई भी पैसेंजर अगर अब्रॉड रहता था 1 साल से ज्यादा, अगर वो इंडिया आ रहा है तो अपने साथ वो ज्वेलरी ला सकता है। जो मेल पर्सन है वो अपने साथ 20 ग्राम तक का गोल्ड ला सकता है, प्रोवाइडेड उसकी वैल्यू 50,000 रुपए एक्सीड ना करे। और जो लेडी है, फीमेल जो है, वो 40 ग्राम तक गोल्ड ला सकती है, प्रोवाइडेड उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए एक्सीड ना करे। राइट, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। इतने तक के गुड्स ड्यूटी फ्री हैं, इतने तक के गुड्स ड्यूटी फ्री हैं। इसके ऊपर के जब आप लेकर आओगे तो उसके ऊपर आपका ड्यूटी एप्लीकेबल होएगा, उसके ऊपर आपका ड्यूटी एप्लीकेबल होएगा। राइट, क्लियर। रूल नंबर 3, कोई भी इंडियन रेसिडेंट, कोई भी फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया और अ टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार 50,000 तक लाता है, ड्यूटी नहीं लगेगा। कोई भी टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन किसी भी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार से आता है, 15,000 रुपए तक ड्यूटी नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहा है, 15,000 रुपए तक ड्यूटी नहीं लगेगा। कोई भी पैसेंजर जो अब्रॉड रहता था 1 साल से ज्यादा, वो अपने साथ ज्वेलरी लेकर आ रहा है, तो मेल पर्सन के लिए 20 ग्राम्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000, 40 ग्राम्स फीमेल के लिए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीस। राइट, तो बेटा आज के लिए इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे। एक और वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैं रिमेनिंग जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको करा दूंगा, और उसके बाद आपका कस्टम जो है बेटा पूरी तरीके से हो जाएगा ओवर। राइट, टिल देन चीजों को अच्छे से रिवाइज करिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।